नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, बिहार विधानसभा चुनाव के प्रथम चरण के लिए मतदान संपन्न हो चुका है। 18 जिले के 121 विधानसभा सीट पर चुनाव 6 नवंबर को संपन्न हुआ। अब 11 नवंबर को दूसरे चरण में जिन 20 जिलों के 122 विधानसभा सीटों पर मतदान होना है, उसमें नवादा जिले के 5 विधानसभा सीट भी हैं। और पिछले बार 2020 में इस नवादा जिले के 5 विधानसभा सीटों में एक विधानसभा सीट केवल एनडीए के हाथ लगी थी और 4 विधानसभा सीटों पर महागठबंधन को जीत मिली थी। तो जानने का प्रयास करेंगे आज इस वीडियो में कि इस बार 2025 में क्या स्थिति बनती है, क्या हाल है नवादा का, कौन से उम्मीदवार हैं अलग अलग दल के और किस समीकरण के सहारे किसकी जीत हार तय होने की संभावनाएं दिख रही है। तो चलिए शुरुआत करते हैं नवादा से। नवादा विधानसभा सीट वो है मित्रों जहां पर कि उम्मीदवार की अदला बदली हो गई है। अदला बदली मतलब एनडीए का उम्मीदवार जो पिछली बार एनडीए से चुनाव लड़े थे वो इस बार महागठबंधन के उम्मीदवार हैं, और जो महागठबंधन से चुनाव लड़कर जीत कर आई थी विभा देवी, वो इस बार एनडीए के उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ रही है। पिछले चुनाव में नवादा में जो विभा देवी है वो आरजेडी के उम्मीदवार थी। राजवल्लभ यादव का नाम सुना होगा, नवादा के पूर्व विधायक जो सेक्स कांड में जो है वो जेल की सजा काटकर बाहर लौटे हैं, उनकी पत्नी है विभा देवी। तो विभा देवी को इस बार आरजेडी ने टिकट नहीं दिया। पिछली बार 26,310 वोट से विभा देवी ने श्रवण कुशवाहा निर्दलीय उम्मीदवार को चुनाव हराया था, और जदयू के उम्मीदवार कौशल यादव तीसरे नंबर पर थे। तो इस बार जो जदयू के उम्मीदवार कौशल यादव पिछली बार तीसरे नंबर पर थे, वो इस बार आरजेडी से लड़ रहे हैं, और विभा देवी जो जीती थी वो इस बार जदयू से चुनाव में लड़ रही है। और उनके सामने इन दोनों उम्मीदवार चूंकि यादव जाति से ही आते हैं, उनके सामने एक भूमिहार जाति के उम्मीदवार जनसुराज से अनुज सिंह उम्मीदवार के रूप में खड़े हैं, और एआईएमआईएम के उम्मीदवार के रूप में नसीमा खातून है। लेकिन इस इलाके में नवादा जिले में देखेंगे तो पारंपरिक रूप से यादव जाति के लोग आरजेडी के साथ रहे हैं, मुसलमान आरजेडी के साथ रहे हैं। लेकिन नवादा जिले में राजवल्लभ यादव के परिवार का अपना वहां पर नवादा जिले में यादव राजनीति को आप 3 भागों में बांट सकते हैं। ठीक है, एक हिस्सा है लालू यादव के नाम पर वोट करने वाला, दूसरा हिस्सा है राजवल्लभ यादव के साथ, तीसरा हिस्सा है कौशल यादव के साथ। ठीक है, तो आप एक अनुमान के अनुसार कह सकते हैं कि 40% यादव लालू यादव के इशारे पर मत डालता है, 30% राजवल्लभ यादव और कौशल यादव के साथ। तो यादव मत का विभाजन होगा, यहां यह तय है। तो इस बार 70% यादव को आप डाल सकते हैं कौशल यादव के खाते में, मतलब आरजेडी के साथ जो यादव होगा उसे 70%, और जो आरजेडी के खिलाफ होगा उसके साथ 30%। दूसरा जो महत्वपूर्ण वर्ग है वहां पर मुसलमानों का, मैं सीधा कैलकुलेशन बता रहा हूं, दूसरी आबादी है वहां पर मुसलमानों का। इस बार मुसलमान कोई उम्मीदवार मजबूत उम्मीदवार नहीं है। मुझे नहीं लगता कि बिहार का चुनाव जिस रफ्तार से आगे बढ़ रहा है, कोई भी मुसलमान वहां पर नसीमा खातून के नाम पर जो है अपना वोट बर्बाद नहीं करना चाहेगा। वहां अगर महत्वपूर्ण नेता सालिम रागीब वगैरह होते तो बात अलग है, कोई बड़ा चेहरा मुसलमानों का होता तो बात अलग था। लेकिन मुझे नहीं लगता कि वहां पर मुसलमान इस बार वोट अपना कहीं अलग जाने वाला है। मुसलमान का वोट आरजेडी के उम्मीदवार के साथ आएगा। तो 70% यादव मुसलमान प्लस आप देखिए नवादा जिले की राजनीति में आरजेडी ने एक प्रयोग किया है। प्रयोग क्या है? अशोक महतो, याद होगा आपको अशोक महतो, जिनकी रिवेलरी जो है पता है सबको, भूमिहार जाति के साथ लगातार चलता रहा है ये खेल शुरुआत से ही। अखिलेश सिंह अशोक महतो से शुरुआत हुआ, मुंगेर में पिछली बार लोकसभा चुनाव लड़े, शादी करके अनीता देवी महतो से शादी किया, मुंगेर लोकसभा सीट लड़वाया, हार गई अनीता देवी। लेकिन जो एक तनातनी, जो एक बैकवर्ड फॉरवर्ड समाज में कराने का प्रयास जो अशोक महतो और अशोक महतो की पत्नी के द्वारा किया गया, उस कारण से कह सकते हैं आप, चूंकि अशोक महतो कुर्मी जाति से आते हैं और उनकी पत्नी धानुक जाति से आती है, मतलब अति पिछड़ा समाज।
कुर्मी कह सकते हैं, कई इलाकों में माना जाता है कि कुर्मी की ही उपजाति है धानुक। धानुक वैसे इसको स्वीकार नहीं करते, ठीक है। तो वहां पर यह परिस्थिति है। तो अगर मोटे तौर पे हम देखें कि भूमिहार का वोट अगर जनसुराज काट लेता है तो विभा देवी के पास बचेगा क्या? अगर यादव एक साथ, मुसलमान एक साथ, यादवों का 70%, मुसलमानों का लगभग 90%, और उसमें कुर्मी और कुशवाहा का वोट अगर जुड़ गया तो फिर किसी को शक बचता है क्या कि आरजेडी नहीं जीतेगी? तो नवादा का ये हाल है। अब चलिए गोविंदपुर, दूसरा विधानसभा सीट है जहां पिछली बार भी आरजेडी के उम्मीदवार मोहम्मद कामरान यहां से जीते थे गोविंदपुर से, और गोविंदपुर के मोहम्मद कामरान का टिकट तेजस्वी यादव ने आम सभा में ही काट दिया था। जब राहुल गांधी के वोटर अधिकार यात्रा के दौरान, जब वोटर अधिकार यात्रा चली थी और नवादा से गुजर रही थी, तो वहीं पर मोहम्मद कामरान के कई विरोधी ने तेजस्वी यादव से डिमांड किया कि भाई इनका टिकट काटना चाहिए, ठीक है। तो तेजस्वी यादव ने वहीं पर घोषणा कर दिया कि इस बार मोहम्मद कामरान को टिकट नहीं मिलेगा, और वहां से आरजेडी ने मोहम्मद कामरान का टिकट काटकर एक मुसलमान उम्मीदवार का टिकट काट के टिकट दिया किसको? पूर्णिमा देवी को। पूर्णिमा देवी नवादा से जो आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे कौशल यादव है, उनकी पत्नी है, ठीक है। पूर्णिमा देवी मतलब यादव है। बीजेपी के उम्मीदवार है वहां से विनीता मेहता जो एलजेपी की उम्मीदवार है, सॉरी, एलजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ रही है विनीता मेहता, जो कुशवाहा जाति से हैं, कोयरी जाति से हैं, बीजेपी के उम्मीदवार। और वहां निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में मोहम्मद कामरान भी चुनाव लड़ रहे हैं, ठीक है। विनीता मेहता बीजेपी के जिला अध्यक्ष अनिल मेहता की पत्नी है, ठीक है। तो वहां से गोविंदपुर विधानसभा सीट से जो है ये भी चुनाव लड़ रही हैं इस बार विनीता मेहता, ठीक है। और साथ ही यहां इस विधानसभा सीट पर जो है पिछली बार का अगर हम परिणाम देखें तो पिछली बार मोहम्मद कामरान आरजेडी के उम्मीदवार थे जिनको लगभग 80,000 वोट, 79,557 वोट आया था, और इन्होंने जेडीयू की पूर्णिमा यादव को, जो इस बार लड़ रही है ना पूर्णिमा देवी, आरजेडी के उम्मीदवार, इनको हराया था। जेडीयू के उम्मीदवार थी पिछली बार, और यहां से एलजेपी ने भी एक यादव जाति के उम्मीदवार को टिकट दिया था, रंजीत यादव, उनको भी 16,111 वोट मिला था, ठीक है। इसके अलावा राम यतन सिंह इन भूमिहार जाति से थे, इनको भी 3797 वोट मिला था। तो इस प्रकार से वहां जो परिस्थिति बन रही है कि सब कुछ निर्भर कर रहा है मुसलमान मतदाता पर। गोविंदपुर में यदि मुसलमानों का वोट मोहम्मद कामरान के साथ गया तब तो बीजेपी एलजेपी के उम्मीदवार विनीता मेहता की जीत की संभावना बनेगी। लेकिन अगर मुसलमान के वोट में विभाजन हुआ, मुसलमान का एक हिस्सा आरजेडी के साथ गया, जिसकी संभावना प्रबल है। क्यों प्रबल संभावना है, इस बात को समझिए। प्रबल संभावना इसलिए है कि मुसलमान, मैंने बताया नवादा की चर्चा करते समय कि मुसलमान किसी भी कीमत पर अपना वोट बंटने देना नहीं चाहता। बीजेपी के उम्मीदवार को किसी भी कीमत पर जीतने देना नहीं चाहता। मुसलमानों को लगता है कि यह मौका है जब हम तेजस्वी यादव को या एनडीए की सरकार को, नीतीश कुमार से भी नाराजगी है। बफ एक्ट पर नीतीश कुमार की पार्टी का, जदयू का जो स्टैंड रहा, उससे नीतीश कुमार से भी नाराजगी है। तो इस कारण से उम्मीद यही की जा रही है कि पोलराइजेशन होगा मुसलमानों का। और चूंकि वहां पर जो विपक्ष का कैंडिडेट है विनीता मेहता, उनको कुर्मी कुशवाहा का भी वोट सही तरीके से मिलने में परेशानी हो रही है अशोक महतो के कारण। मैंने बताया अशोक महतो कुर्मी जाति से है, नवादा जिले में कुर्मी कुशवाहा की अच्छी संख्या रही है, और पारंपरिक रूप से नवादा की राजनीति में जो कुर्मी और भूमिहारों की लगातार प्रतिद्वंदिता रही है। एक जमाना था जब गैंग वॉर हुआ करता था वहां, और उस गैंग वॉर के जो पात्र हुआ करते थे उन दिनों, उनके परिजन इस चुनाव में उम्मीदवार भी हैं। बगल के विधानसभा सीट वारसिलीगंज से, ठीक है, वारसिलीगंज से अशोक महतो जो उस गैंग वॉर के एक हिस्सा थे, उनकी पत्नी अनीता देवी महतो चुनाव लड़ रही हैं, और दूसरा पात्र अखिलेश सिंह की पत्नी अरुणा देवी वहां से सिटिंग एमएलए है बीजेपी की टिकट पर। तो पिछली बार अनीता देवी महतो जो है चुनाव में जीती थी, उन्होंने कांग्रेस के सतीश कुमार मंटन को चुनाव में हराया था। सतीश कुमार मंटन स्वजातीय उम्मीदवार थे, भूमिहार जाति के ही थे।
तो उनको हराने में कामयाबी मिली थी उनको, ठीक है। लेकिन इस बार क्या स्थिति है कि सतीश कुमार मंटन चुनाव में उम्मीदवार बने, नामांकन किया, लेकिन कांग्रेस के नेतृत्व ने अंतिम क्षण में जब वहां से अनीता देवी कुशवाहा ने भी जदयू राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार के रूप में अनीता देवी महतो ने जब नामांकन कर दिया, उसके बाद आपने देखा कि जब आरजेडी के साथ कुछ मोल भाव हुआ, तेजस्वी यादव को जिस दिन मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया गया अशोक गहलोत के द्वारा, उसी दिन सतीश कुमार मंटन ने अपना नामांकन वापस ले लिया। और नामांकन वापस लेने का एक तरफ फायदा अरुणा देवी को मिला, क्योंकि अब भूमिहार जाति में वारसिलीगंज में विभाजन होने की संभावना घट गई। क्योंकि सतीश मंटन अगर उम्मीदवार होते तो निश्चित रूप से सतीश कुमार मंटन अपनी जाति में विभाजन करा पाते, लेकिन अब वो विभाजन नहीं होगा। उसका एक और कारण है, उसका कारण है वहां से उम्मीदवारी अशोक महतो की पत्नी का। तो अशोक महतो की पत्नी के उम्मीदवारी के बाद ध्रुवीकरण होना तय है, और इस ध्रुवीकरण में कुर्मी जाति के साथ, अशोक महतो कुर्मी जाति के हैं, उसके साथ चूंकि प्रतिद्वंदिता लंबी रही है, वारसिलीगंज विधानसभा सीट से अशोक महतो के भतीजा प्रदीप महतो भी चुनाव जीत चुके हैं। और पिछली बार आरती कुमारी उसी प्रदीप मेहता, मतलब प्रदीप मेहता जो अशोक महतो के भतीजा, उनकी पत्नी है ये आरती कुमारी, वो भी चुनाव लड़ी थी। लगभग 13,000 वोट भी आया था उनको 2020 में, ठीक है। तो ये चीजें जो है वहां पर इस बार आरती कुमारी भी नहीं है। तो आप सीधा संकेत देखिए कि गोलबंदी किसके हक में है। प्लस यादव मुसलमान वो एक्स्ट्रा एडवांटेज, चूंकि इस बार आरजेडी ने, अगर आप गौर किए हैं अगर, तो एक नया कॉम्बिनेशन बनाने का प्रयास किया है मगध प्रमंडल में, शाहाबाद के इलाके में, जिसमें कुशवाहा को तो जोड़ा ही, साथ ही कुर्मी को भी अशोक महतो के माध्यम से तोड़ने का प्रयास किया है, नीतीश कुमार की जाति को तोड़ने का प्रयास किया है। और कई विधानसभा सीटों पर आप देखेंगे कि इसका प्रभाव है। अशोक महतो और अशोक महतो की पत्नी का चुनाव लड़ने का प्रभाव केवल वारसिलीगंज तक सीमित नहीं है, आसपास के कई विधानसभा सीटों पर इसका प्रभाव पड़ा है। न केवल नवादा बल्कि नालंदा जिले में भी इसका प्रभाव कुछ हद तक कम है। नालंदा के लिए नीतीश कुमार एक घमंड है, नवादा के लोग नीतीश कुमार पर गर्व करते हैं, इसलिए नवादा में बहुत नॉमिनल है, लेकिन नालंदा में नॉमिनल है, लेकिन नवादा में वैसे ही प्रभाव पड़ा जैसे पिछले बार आप कह सकते हैं ना कि मुंगेर में ललन सिंह को तो परेशान कर ही दिया था। मोकामा जैसे विधानसभा सीट पर लीड मिली थी राजद के उम्मीदवार के रूप में अनीता देवी महतो को, अशोक महतो की पत्नी को। क्यों मिला था? इसलिए मिला था कि वहां पर आमने सामने भूमिहार जाति से टकराव था, तो वहां अगरा पिछड़ा कराने में कामयाब हुए थे अशोक महतो। और यहां भी न केवल वारसिलीगंज बल्कि पूरे नवादा में यह खेल चालू है, ठीक है। अशोक महतो ध्रुवीकरण के केंद्र बिंदु बन गए हैं, ठीक है, अगरे पिछड़ा में। इसी का असर रजौली विधानसभा सीट पर भी दिख रहा है। रजौली में भी समीकरण पिछले विधानसभा चुनाव की तुलना में उल्टा पुल्टा है। रजौली के जो विधायक थे प्रकाश वीर, जो पिछली बार जो है आरजेडी के टिकट पर उनकी जीत हुई थी, प्रकाश वीर ने भाजपा के कन्हैया रजवार को जो है 12,593 वोट से हराया था। इस बार कन्हैया इनको प्रकाश वीर को टिकट काट दिया आरजेडी ने। मोहम्मद कामरान, विभा देवी और प्रकाश वीर तीनों एक ग्रुप, ठीक है, लेकिन आज तीनों तीन जगह हैं। मोहम्मद कामरान निर्दलीय लड़ रहे हैं, विभा देवी जदयू की उम्मीदवार हैं, और प्रकाश वीर तेज प्रताप यादव की पार्टी जेजेडी, जनशक्ति जनता दल की टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। आरजेडी से वहां पिंकी चौधरी है, पासी जाति से आती है। वहीं एलजेपीआर ने यहां बीजेपी लड़ा करती थी रजौली विधानसभा सीट, कई बार जीती भी है बीजेपी, तो वहां से रजौली से इस बार
एलजेपी के उम्मीदवार के रूप में विमल राजवंशी चुनाव लड़ रहे हैं, राजवंशी जाति से आते हैं। ठीक है, तो पिछली बार जो है 12,593 वोट से बीजेपी के उम्मीदवार को हराया था। इस बार जो है प्रकाशवीर बाहर हैं, जेजेडी के उम्मीदवार हैं, एलजेपी के उम्मीदवार के रूप में मैंने बताया विमल राजवंशी। तो यहां भी वही समीकरण है पूरे नवादा जिले में, इसलिए यहां भी आपको लीड मिलता हुआ दिखेगा महागठबंधन के पक्ष में, जो इस प्रकार की स्थिति पूरे नवादा जिले में है कि एनडीए के साथ कुशवाहा तो टूटा ही, कुर्मी जाति के लोगों को भी तोड़ने में आरजेडी सफल होती हुई दिख रही है। एक विधानसभा सीट है हिसुआ 5वीं, जहां 2 भूमिहार जाति के लोग आपस में टकरा रहे हैं। अनिल सिंह बीजेपी के उम्मीदवार हैं और कांग्रेस की उम्मीदवार है नीतू कुमारी। नीतू कुमारी पूर्व बाहुबली आदित्य सिंह की पुत्रवधू हैं, भूमिहार जाति से आती है। इन वर्स्ट केस भूमिहार का वोट काटेंगे ही काटेंगे। अनिल सिंह माने जा रहे हैं उस कैंप में जिस कैंप से अरुणा देवी आती हैं, जिस कैंप से विभा देवी आती हैं, समझ रहे हैं बात, जिस कैंप से विनीता मेहता आती है। तो जब सबके खिलाफ ध्रुवीकरण हो रहा है तो क्या यहां अनिल सिंह के खिलाफ ध्रुवीकरण नहीं हो रहा है? यादव मुसलमान वहां कांग्रेस के उम्मीदवार को वोट नहीं देंगे, और जब यादव मुसलमान देंगे कांग्रेस के उम्मीदवार को वोट, तो क्या अशोक महतो से प्रभावित कुर्मी और कुशवाहा जाति के लोग अशोक महतो के कारण हिसुआ में नीतू कुमारी को वोट नहीं देंगे? जवाब स्पष्ट है। नवादा इस बार 4-1 नहीं बल्कि 5-0 हो सकता है। तैयारी करके रहिए, 14 नवंबर का इंतजार कीजिए। इस बात की पुष्टि होने की पूरी संभावना है, पूरी संभावना है। अंतिम क्षण में अगर कोई चमत्कार होगा तो बात अलग है, लेकिन वर्तमान समीकरण जो बता रहा है वो इसी बात का संकेत कर रहा है कि नवादा में इस बार 5-0, 4 सीटें आरजेडी, 1 सीट कांग्रेस पार्टी जीतती हुई दिख रही है। हारने का कोई कारण समझ में नहीं आ रहा है। आप किस हद तक सहमत है कमेंट करके बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अब तक यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।